नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे मुखातिब एक शख्सियत को लेकर हूँ जिनकी आज पुण्यतिथि है। मित्रों, हमारे देश में सबसे बड़ा एक ये वरदान रहा है हमारे देश को कि इसमें जो नेतृत्व था, राजनीतिक नेतृत्व, वो बड़ा परिपक्व मिला। और आज हम जिस शख्स को याद कर रहे हैं वो भी इसलिए याद कर रहे हैं कि उस आदमी में राजनीतिक परिपक्वता, पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक ज़िंदगी में रहते हुए उस आदमी ने लंबे चौड़े कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किए। ये नहीं किया कि एक थोड़े बहुत सामयिक लाभ के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत छोड़ दिए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी मुराद है पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत चंद्रशेखर से। आज के दिन वो माइलोमा कैंसर से पीड़ित होकर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। मुझे उनके करीब रहने का बहुत मौका मिला। मित्रों, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और इतना अनौपचारिक राजनीतिज्ञ, इनफॉर्मल राजनीतिज्ञ जो बातचीत में, संवाद में भी खुलकर बात करने में विश्वास करता हो और जो बात आपसे कर रहा है वही बात वो संसद के पटल पर भी कह सकता है। मतलब उसमें ये कोई दोगलापन नाम की चीज़ नहीं थी। शुरुआती ज़िंदगी में युवा तुर्क के नाम से जाने गए, यंग टर्क, युवा तुर्क के नाम से उनकी एक प्रसिद्धि थी कि कांग्रेस में जब तक रहे तब तक एक अपना अलग ही ग्रुप बनाकर रहे। और उस ग्रुप में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि जहाँ भी सिद्धांतों की बात होती है वहाँ हमने समझौता नहीं करना और वहाँ अपनी बात कहनी है और बुलंद आवाज़ से कहनी है, दबी आवाज़ में भी नहीं कहनी। ये उनकी विशेषता थी। और कांग्रेस में जब तक रहे यंग टर्क के रूप में, युवा तुर्क के रूप में ये जाने जाते रहे। इनके साथी थे मोहन धारिया, कृष्णकांत और रामधन। ये 3-4 साथी हुआ करते थे। चारों को यह माना जाता था कि ये युवा तुर्क हैं, यंग टर्क हैं। ये अपनी बात जो है वो ढंग से कह सकते हैं और सिद्धांतों के मामले में कोई समझौता या कोई ऐसा नहीं करेंगे। ये बात इनके बारे में एक राय बन गई थी आमतौर पर, इनके विरोधियों की भी और इनके समर्थकों की भी। समर्थकों को मालूम था कि हमारा नेता कभी भी छोटे मोटे समझौतों में विश्वास नहीं करता, स्वार्थपरता नहीं थी कभी भी। मित्रों, 8 बार जो शख्स बलिया जैसे संवेदनशील संसदीय क्षेत्र से चुना जाता रहा हो, आप अंदाज़ा लगा लीजिए उसके जनाधार का कि जड़ें कितनी गहरी थी। सबको मालूम था कि ये आदमी जो है ये हमारे प्रति समर्पित है और हमारे काज को, हमारे जो मकसद हैं ज़िंदगी के, उनके बारे में कभी कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। सत्ता के गलियारे में घुसने के लिए ये बंदा कभी भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसीलिए निरंतर 8 बार जीतते रहे, सिर्फ 1 बार हारे, और वो भी तब जबकि देश में पूरा का पूरा माहौल जो था वो श्रीमती गांधी की हत्या के बाद एक गमगीन माहौल था और उसमें बहुत कुछ संभावनाएं जो हैं वो सहानुभूति की एक लहर जो थी वो कांग्रेस के प्रति थी और उस बार ये चुनाव हारे। उसके अलावा कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि इस आदमी को जनादेश ना मिला हो। लंबे चौड़े सोपान में इन्होंने, मुझे याद है जब मोरारजी देसाई ने अपना पहला जनता दल की सरकार, अपनी जनता पार्टी की सरकार पहली जो गठित की, उनके नेतृत्व में गठित हुई, उसमें सबसे ज़्यादा इनको प्राथमिकता दी गई कि ये जो भी मंत्रालय चाहें वो ले लें, क्योंकि इनका कद जो है वो इतना ऊंचा हो चुका है। इस संघर्ष के दिनों में आपातकाल के खिलाफ जूझने में जितनी भूमिका महत्वपूर्ण इस शख्स ने निभाई है, उसके मद्देनज़र इनके लिए कोई भी पद जो है वो छोटा होगा। प्रधानमंत्री के बारे में निर्णय हो चुका था कि मुरारजी भाई बनेंगे और उसके बाद ऑप्शन इनके लिए छोड़ दी गई थी कि ये कोई भी मंत्रालय जिसमें ये स्वयं अपनी भूमिका को सार्थक सिद्ध कर सकें, जहाँ भी इन्हें महसूस हो कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, उस पर पकड़ इनकी ज़्यादा उस विषय के ऊपर, तो ये पद ले लें। लेकिन उस वक्त इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं मंत्री पद की अपेक्षा मैं संगठन का पद लेना ज़्यादा पसंद करूंगा और ये पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। इन्होंने मंत्री पद नहीं लिया। उसके बाद इतिहास में मित्रों एक अवसर ऐसा भी आया
जब श्री वीपी सिंह की सरकार का पतन हुआ तो उसके बाद ऐसी स्थिति भी आ गई कि कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था और केवल 60 सदस्यों के साथ अपने साथ लेकर इन्होंने सरकार का गठन किया और उस सरकार को यद्यपि वो अल्पमत की थी लेकिन बहुमत का समर्थन खुले मन से उसको प्राप्त था। और उस काल में भी 7 महीनों के काल में भी इन्होंने कोई समझौते सत्ता में बने रहने के लिए नहीं किए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि निजी रूप में बड़े जागरूक किस्म के इंसान थे। एक बार इनका जन्मदिन था, मुझे याद है, भौंसी आश्रम गुड़गांव के पास ही है, आप कभी जाएं तो देखें ज़रूर। वो भी अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है जहां इन्होंने भारत यात्रा करने के बाद अपना केंद्र स्थापित किया था। तो भौंसी आश्रम में विशेष रूप से इनका जन्मदिन था तो मैंने फ़ोन पे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं। तो कहने का किताब ले आओ, कोई किताब पसंद कीजिए कि तुम तो अदबी आदमी हो, तुम मिर्ज़ा गालिब का वो दीवान ले आओ, दीवाने गालिब ले आओ। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो दोनों भाषाओं में ले आना, हिंदी में भी और उर्दू में भी। अगर मैं उर्दू में ज़्यादा फ़्लो से नहीं पढ़ पाया तो कम से कम हिंदी में गालिब को पढ़ लूँगा और उस बारे में बातचीत करेंगे, तुम आ जाओ। मतलब यह है कि अपनी राजनीति के बावजूद कला और संस्कृति और अदब से अपना नाता एक जागरूक शख्सियत के नाते इन्होंने कभी नहीं टूटने दिया। और इनके जो वक्तव्य होते थे, ये जब अटल जी को ये अक्सर गुरुजी के नाम से संबोधित किया करते थे, सदन में भी संसद में भी। कभी उनके बाई नेम, उनके नाम के साथ उनको संबोधित नहीं करते थे, गुरुजी कहते थे। लेकिन जब अटल जी की सरकार में कुछ एक निर्णय इनको पसंद नहीं आए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में खड़े होकर उन बातों, उन निर्णयों, उन फैसलों का विरोध किया और ये कहा कि गुरुजी, सामान्य रूप से समझा जाता है कि गुरु के खिलाफ शिष्य नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए जहाँ सिद्धांत हैं वहाँ कोई भी चीज़ नहीं है और सिद्धांतों के मामले में मैं कभी भी अपनी निजी जो है पसंदगी उससे कोई समझौता नहीं करता। तो ऐसे शख्सियतों को याद कर लेना बहुत ही अच्छा लगता है मित्रों। इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कुछ एक बातों का और भी, कि व्यक्तिगत ज़िंदगी में इनकी कुछ और भी आती थी। प्रधानमंत्री थे, जब भी भौंसी आश्रम जाते रास्ते में मेरे अखबार का दफ्तर पड़ता था, फ़ोन कर लेते, बैठे हो? तो मुझे आश्चर्य होता कि देश का प्रधानमंत्री फ़ोन कर रहा है। तो मैं तो छाती जो है वो 56 क्या, मेरी तो छाती बहुत लंबी चौड़ी हो जाती थी और बड़ा गर्व होता था इस बात का कि मुझ जैसे नाचीज़ को देश का प्रधानमंत्री याद कर ले, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। और मित्रों, ऐसा 5-6 बार ऐसा हुआ जब इन्होंने काफ़िले को आदेश दिया, अपने प्रधानमंत्री के काफ़िलों को आदेश दिया कि वो जो पायलट हैं वो गुड़गांव के इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक विहार की ओर मुड़ जाएं, जहां पर अखबार का दफ्तर है, और वो अखबार के दफ्तर में प्रधानमंत्री अनौपचारिक तरीके से आ जाए। वहाँ हड़बड़ी मच जाती थी उन दिनों। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री का काफ़िला किसी तरफ मुड़ता है अनायास, तो उस वक्त साथ के साथ ही पूरी जो उस क्षेत्र की पुलिस है उनको भी फ़ौरन वायरलेस कर दिया जाता है, संदेश दे दिया जाता है कि प्रधानमंत्री इस तरफ मुड़ रहे हैं और उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो आप लोगों पर है। तो उसी वक्त सारी पुलिस का घेरा कुछ ही क्षणों में, कुछ ही लम्हों में वो पूरे के पूरे उस अखबार के दफ्तर को घेर लेता था और पता लगता था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अचानक और हम लोग तैयार नहीं होते थे, हमारे पास औपचारिकता पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं होता था। तो भूख लग गया, कुछ खिलाओगे, सीधी सी बात होती है। और प्रधानमंत्री देश का जब ऐसी बात कहता है तो लगता है कि ये आदमी कितना ज़मीनी स्तर पर दूसरे को मान सम्मान देना जानता है। और उसके बाद जो भी वहाँ दफ्तर में बिस्किट मिलते या भुजिया मिलती उसी को फांकते। और सिर्फ जो बैठने का जो माहौल होता, ये नहीं था कि व्यक्तिगत रूप से हम लोग किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि मुद्दों के बारे में बात करते थे। और मेरे कुछ संपादकीय लेखों को लेकर ये कहते भी थे कि ये तुम्हारा नुक्ता मुझे पसंद नहीं आया, ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है, ये तथ्य ठीक नहीं है। तो मैं ये समझता था कि ये गाड़ी में चलते चलते भी इनको इतना वक्त मिल जाता है कि जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जो भूलें हो गई हैं,
उनकी ओर तात्कालिक रूप से ध्यान दिलाना है, और ये ध्यान दिलाने में व्यक्तिगत स्तर पर इतनी सरगर्मी से लीन हो जाते थे कि बड़ा गर्व होता था ऐसी शख्सियत के करीब रहने का। और मित्रों, इन्होंने एक बार 1984 में शायद भारत छोड़ो का एक भारत यात्रा का एक मुहिम चलाया था। विशेष रूप से ये कहते थे कि जब तक भारत के आम आदमी के साथ सीधा जुड़ाव नहीं होगा, तब तक आप उनकी जो मूल समस्याएं हैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई, उनको सशक्त ढंग से आप निभा नहीं पाओगे। इसलिए वो भारत यात्रा जो थी वो स्मरणीय बन गई, और उसमें देश के हर वर्ग से इन्होंने निजी रूप में बातचीत की। रास्ते में कई गांव में ठहरे, आम आदमी के घर पे भी कई बार डेरा जमाया। तो वो एक अविस्मरणीय यात्रा बन गई थी। और वो कई बार दांडी मार्च याद आता था, कभी महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन याद आते थे। लेकिन इनका ये आंदोलन, ये जो भारत यात्रा थी, ये बिल्कुल अलग किस्म से थी कि निजी रूप में जुड़ना है, बीच में कोई दीवार नहीं है आम आदमी के बीच में और नेता के बीच में। ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसी महान शख्सियत को उनकी पुण्यतिथि पर नमन और उनको स्मरण कर लेना नई ऊर्जा देता है। शुक्रिया।